अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, ये अगस्त 1952 का वाकया है। बरे सगीर की तकसीम के 5 साल बाद भी हिजरत का सिलसिला जारी है। 16 साल का एक नौजवान जिसने हाल ही में मैट्रिक पास किया है, भोपाल से कराची के लिए रवाना होता है। 1000 किलोमीटर से जायद सफर तय करके जब मोनाबाव पहुंचता है तो जिस्म पर मौजूद कपड़ों के अलावा चंद किताबें ही बचती हैं। इस तकलीफदे तरीन सफर के दौरान इंडियन एहलकारों की लूट मार और सलूक ने पाकिस्तान के वजूद पर इस नौजवान का ईमान मजीद पुख्ता कर दिया है। इस इत्मीनान में उसे पता ही नहीं चला कि नंगे पांव तपती रेत पर मोनाबाव से खोखरा पार तक 8 किलोमीटर का पैदल सफर कैसे तय हुआ। इस हिजरत में उसका एक कीमती तालीमी साल भी जाया हो चुका है, क्योंकि वो तालीमी सेशन के वस्त में कराची पहुंचा है। लेकिन इस मेहनती और हौसलामंद नौजवान ने फारिग बैठने की बजाय इस दौरान टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीख लिया है। इसे नहीं मालूम कि इसी टाइपराइटर पर आने वाले दिनों में वो अपनी जिंदगी का अहम तरीन खत टाइप करेगा। ये कहानी है मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की, जिनका जुल्फिकार अली भुट्टो को लिखा गया खत पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद बना। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को एटम बम बनाने का ख्याल कैसे आया और इस ख्वाब की ताबीर के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े। मोहसिन पाकिस्तान की जिंदगी की कहानी लेकर मैं हूं डॉक्टर फरहान वर्क। आप देख रहे हैं आजाद डिजिटल और ये है आजाद मेंटरी। डॉक्टर ए क्यू खान ने अपनी जवानी पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने में सर्फ की और जब आराम का वक्त आया तो दूसरों के बोझ भी अपने सर ले लिए। वो इल्जाम भी कबूल किए जिसमें उनका मरकजी किरदार नहीं था। इस पर आने से पहले उनकी इब्तदाई जिंदगी की बात करते हैं। 1953 में डीजी साइंस कॉलेज में दाखिला लिया। उनका ये पुराना ख्वाब था कि जर्मनी से इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी है। बीएससी मुकम्मल करने के बाद वो 3 साल लोकल गवर्नमेंट इदारे में मुलाजिम रहे और फिर जर्मनी से स्कॉलरशिप मिल गया। वहां जाकर पहले जर्मन जुबान सीखी और डसलडॉर्फ में 6 माह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ली। ये 6 माह गोया जहन्नुम की मानद थे। शदीद धुंध, बारिश, बर्फबारी कराची के रहने वाले लड़के के लिए अजाब से कम नहीं था। चंद हफ्तों बाद ही शदीद डिप्रेशन शुरू हो गया। पछतावा होने लगा कि अच्छी भली नौकरी छोड़कर क्या अजाब झेल लिया। मगर घर वालों का इसरार था कि पढ़ ना सके तो वही नौकरी कर लेना, वरना लोग यहाँ ताने देंगे। इस मोड़ पर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने ए क्यू खान को डॉक्टर ए क्यू खान बना दिया। एक रोज नाइजीरिया में एक ग्रामर स्कूल में साइंस टीचर की असामी का इश्तिहार देखा और ये वहां के शहर बेनिन में वाक़या स्कूल के लिए था। डॉक्टर साहब ने फौरन दरखास्त भेजी। खत जाने और जवाब आने में तकरीबन 2 हफ्ते लग गए, लेकिन जब खत आया तो वो तकर्री का खत था। 8000 नायर, फर्नीचर से आरास्ता बंगला और कार के लिए एडवांस की पेशकश भी शामिल थी। डॉक्टर साहब ने फौरी हामी भर ली। स्कूल वालों ने टिकट भी भेज दिया, लेकिन कुदरत ने इससे बड़े मकसद के लिए चुन लिया था। अचानक दिल में ख्याल आया कि कम से कम बर्लिन जाकर अपने ख्वाबों की टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नजारा ही कर लूं, जहां 2 साल की खत्तो किताबत के बाद दाखिला मिला था। फिर एक दिन के लिए बर्लिन चले गए, मगर वहां मुतल्लिका प्रोफेसर से मुलाकात ना हो सकी। मजबूरन प्रोफेसर के नाम एक नोट छोड़कर वापसी की राह ले ली, जिसमें प्रोफेसर को अपने इरादों से आगाह किया। ये बताया कि यहाँ का माहौल मेरे लिए मुनासिब नहीं है और 5 साल तालीम हासिल करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने नाइजीरिया में पढ़ाने की पेशकश कबूल कर ली है। 2 दिन बाद प्रोफेसर का जवाबी हाथ मिला कि मैं पेरिस जा रहा हूं और बोन के एयरपोर्ट पर 2 घंटे ठहरूंगा, अगर वक्त हो तो आकर मुझसे मिल लो। मुकर्ररा दिन और वक्त पर डॉक्टर ए क्यू खान बोन के एयरपोर्ट पहुंच गए। प्रोफेसर ने एक ही बात की जो दिल में उतर गई। कहा कि अगर तुम एक टीचर की हैसियत से नाइजीरियन स्कूल में पढ़ाओगे तो एक टीचर की हैसियत से ही रिटायर हो जाओगे और तुम्हारा ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। बड़े लोग जॉब के पीछे नहीं, ख्वाब के पीछे जाते। जर्मन प्रोफेसर के इन अल्फाज ने ऐसा जादू किया कि फौरी इरादा बदला। बर्लिन पहुंचे और इसके बाद जो हुआ वो तारीख है। अगर वो नाइजीरियन स्कूल पढ़ाने लगते तो शायद पाकिस्तान के दुश्मन अब तक कई बार 1971 को दोहराने की कोशिश कर चुके होते। अगरचे ऐसे इरादे सामने आए, मगर एटम बम ने इन इरादों पर कैसे पानी फेरा, ये एक दिलचस्प हकीकत है जिसकी तफसीलात हम आगे चलकर देंगे। इससे पहले ये बताना जरूरी है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम कैसे वजूद में आया। असल कहानी तो 18 मई 1974 से शुरू होती है, जब भारत ने एटमी धमाका किया। लेकिन एटम बम की जरूरत 1971 में सानहाए मशरकी पाकिस्तान के वक्त महसूस हुई। अगर पाकिस्तान के पास डेटरेंस होता तो शायद दुश्मन ये जुर्रत ना करता। ये ख्याल
डॉक्टर एक्यू हान के सर पर सवार हो चुका था, जिसको लेकर वो हॉलैंड पहुंचे, जहां एफडीओ नामी कंपनी में उनको जॉब मिल गई। एफडीओ यूरेनियम एनरिचमेंट करने वाली एक मल्टीनेशनल यूरेनको की सब कॉन्ट्रैक्टर थी। एक हफ्ते बाद ही प्यासा कुएं तक पहुंच गया। डॉक्टर एक्यू हान को यूरेनको तक रसाई मिल गई। 2 साल बाद इंडिया एटमी धमाका करता है, तो इस वक्त तक वो काफी मालूमात इकट्ठी कर चुके थे। लिहाजा इंडियन धमाके के 1 माह बाद ही जुल्फकार अली भुट्टो को खत लिखा, जिसमें बावर कराया गया कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो खुदा न खास्ता 10 साल में पाकिस्तान की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। वजीर आजम और भुट्टो ने खत का फौरी जवाब दिया और उनको पाकिस्तान आने की दावत दी। इस तरह से भुट्टो साहब से पहली मुलाकात हुई। इस मुलाकात में तय हुआ कि वो हॉलैंड में रहकर एटमी प्रोग्राम की देखभाल करेंगे। इसी दौरान एफडीओ ने उनको एक ऐसी असाइनमेंट दी जिसने उनको मंजिल का रास्ता दिखाया। जर्मन G1 और G2 सेंट्रीफ्यूजेस टेक्नोलॉजी के मैनुअल उनके हवाले किए गए, जो उन्होंने डच जुबान में ट्रांसलेट करने थे। 2 माह तक ये मैनुअल उनके पास रहे। ये असाइनमेंट बाद में उन पर एक बड़े इल्जाम की वजह बनी कि उन्हीं नक्शों और सप्लायर्स के राब्ते लेकर वो पाकिस्तान आए। पहली बार उन पर शुबे का इजहार 1975 में किया गया, जब वो स्विट्जरलैंड में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रेड शो में शिरकत के लिए गए थे, जहां उन्होंने कुछ ऐसे सवालात पूछे जो कि उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन से बढ़कर थे। इस बुनियाद पर कंपनी ने उनका ट्रांसफर कर दिया, जिसके बाद वो पाकिस्तान आए और वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो से दूसरी मुलाकात हुई, जिसमें भुट्टो ने वापस ना जाने की दरखास्त की। डॉक्टर एक्यू हान ने हामी भर ली। तकरीबन 1 साल तक पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ काम किया, मगर जब महसूस हुआ कि ये कुछ नहीं कर रहे तो मायूस होकर वजीर आजम को खत लिखा, जिसमें दोबारा हॉलैंड जाने की ख्वाहिश जाहिर की। लेकिन भुट्टो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। इस प्रोग्राम के लिए वो अमरीकी धमकी को भी रद्द कर चुके थे। भुट्टो ने फौरी तौर पर सेक्रेटरी हारजा आगा शाही, सेक्रेटरी दिफा गुलाम इसाक खान और सेक्रेटरी खजाना GN काजी को डॉक्टर एक्यू हान के पास भेजा। यूं 1976 में इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरीज के नाम से एक अलग इदारा कायम हुआ। 1981 में इसका नाम तब्दील करके एक्यू हान रिसर्च लेबोरेटरीज रखा गया। इस इदारे ने सिर्फ 2 साल के अरसे में पाकिस्तान की पहली सेंट्रीफ्यूज P1 तैयार की। 4 अप्रैल 1978 को पहला एनरिचमेंट प्लांट कायम हुआ और यूरेनियम एनरिचमेंट का आगाज हो गया। इसी दौर में मगरबी दुनिया ने इस्लामी बम का शोर मचाना शुरू कर दिया। हालांकि इस वक्त तक वेपन ग्रेड एनरिचमेंट का लेवल हासिल नहीं हुआ था। 1981 में चीन ने पाकिस्तान को अपने पहले एटम बम का डिजाइन मुहैया किया, जिसका तजुर्बा चीन 1976 में कर चुका था। दूसरी तरफ CIA भी इसी खोज में लगी हुई थी। 1979 में जब अमेरिका को कोहटा प्लांट का पता चला तो न्यूयॉर्क टाइम्स में एक स्टोरी जानबूझकर प्लांट की गई कि अमेरिका इस प्लांट को डिसेबल करने का मंसूबा बना रहा है। कुछ साल पहले CIA ने जनरल जियाउल हक की जानिब से सदर रेगन को लिखा गया एक खत डिक्लासिफाई भी किया है, जिसमें जनरल जियाउल हक ने अमेरिका को यकीन दहानी करवाई थी कि पाकिस्तान एटमी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं रखता। 5 जुलाई 1982 को लिखे गए इस खत से मालूम होता है कि जनरल जियाउल हक ने यह खत अमेरिकी सदर रोनाल्ड रीगन की जानिब से लिखे गए खत के जवाब में लिखा था। जनरल जिया सदर रीगन को मुखातिब करते हुए लिखते हैं कि मुझे इस बात से इंतहाई तकलीफ हुई कि जब अमेरिकी सफीर वर्नन वॉल्टर ने मुझसे कहा कि ऐसी मुसद्दिका मालूमात हैं कि पाकिस्तान ने जोहरी हथियार हासिल करने के लिए काफी इक़दाम किए हैं और इससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। अगरचे अमेरिका उस वक्त पाकिस्तान पर दबाव डालने की पोजीशन में नहीं था, क्योंकि अफगान जंग में पाकिस्तान अहम इत्तेहादी था, लेकिन दूसरी जानिब हॉलैंड के जरिए डॉक्टर एक्यू हान के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी गई। 1983 में हॉलैंड की अदालत ने न्यूक्लियर जासूसी के इल्जाम में डॉक्टर एक्यू हान को उनकी गैर मौजूदगी में 4 साल की सजा सुनाई। ताहम अपील में ये सजा खत्म हो गई थी। फिर वो लम्हा आ गया जब 1984 में पाकिस्तान ने वेपन ग्रेड यूरेनियम एनरिचमेंट की सलाहियत हासिल कर ली। कोल्ड टेस्ट भी हो गया। इन दिनों खालिस्तान तहरीक अपने जोरों पर थी। इंडिया ने इसराइल के साथ मिलकर कोहटा प्लांट पर हमले का मंसूबा बनाया, जो इंटेलिजेंस जराये से पाकिस्तान तक भी पहुंच गया। 10 फरवरी 1984 को डॉक्टर एक्यू हान ने एक मीडिया इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने इंडिया और इसराइल को पैगाम दिया कि पाकिस्तान ने वेपन ग्रेड यूरेनियम की सलाहियत हासिल कर ली है। अगर कोहटा को तबाह किया गया तो हम 1 से ज्यादा ऐसे प्लांट बना सकते हैं। इस पैगाम से एक मुमकिना खतरा टल गया। फिर नवंबर 1986 आ गया जब इंडिया ने पाकिस्तानी सरहद के करीब ब्रॉस टैक मशकों का आगाज किया, जिसमें कम से कम 6 लाख फौज शामिल थी। इंडिया का इरादा था कि पाकिस्तान को 2 हिस्सों में
तकसीम करना है। इस बार भी मैसेजिंग के लिए डॉक्टर ए क्यू हान का इंतखाब किया गया। जनवरी 1987 में भारतीय सहाफी कुलदीप नैयर को दिए गए इंटरव्यू में डॉक्टर ए क्यू हान ने वाज़ेह किया कि अगर पाकिस्तान की बका को खतरा लाहक हुआ तो हम एटम बम इस्तेमाल करेंगे। जिसके एक माह बाद सदर जियाउल हक टेस्ट मैच देखने अचानक से जयपुर पहुंच गए, जिसे अगरचे क्रिकेट डिप्लोमेसी के नाम से याद किया जाता है, लेकिन ये डिप्लोमेसी नहीं, बाज़ाब्ता वार्निंग थी। सदर पाकिस्तान ने मैच के दौरान राजीव गांधी के कान में कुछ ऐसा कहा जिसके बाद उनके पसीने छूट गए। ये पाकिस्तान के एटम बम का पहला बाकायदा ऐलान था। उसी दिन के लिए डॉक्टर ए क्यू हान ने इतना लंबा सफर तय किया था, मगर इंडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। शायद उसे अभी भी शक था। 1990 में जब इंडियन हुकूमत मकबूजा कश्मीर में जारी आजादी की तहरीक पर काबू पाने में पूरी तरह नाकाम हो गई, तो एक बार फिर पाकिस्तान पर हमले का मंसूबा बनाने लगी। इस क्राइसिस के दौरान पाकिस्तान ने वजीर हारजा साहबजादा याकूब को सख्त पैगाम देकर इंडिया भेजा। भारतीय वजीर हारजा ए.के. गुजराल के साथ उनका मुकालमा बड़ा मशहूर हुआ। साहबजादा याकूब खान ने अपने हम मनसब को बताया कि अगर जंग हुई तो आपके पहाड़ों और दरियाओं में ऐसी आग बहेगी जिसका तस्वुर आपने नहीं किया होगा। ये खाली धमकी नहीं थी, इस बार वेपन डिलीवरी सिस्टम के साथ एटमी हथियार लोड किए हुए थे। इस खतरे को महसूस करते हुए अमेरिकी सदर ने डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट गेट्स को दोनों ममालिक के दौरे पर भेजा। अमेरिकी नुमाइंदे ने भारत को पैगाम दिया कि जंग की सूरत में पाकिस्तान बम इस्तेमाल करने के लिए तैयार बैठा है, जिसके बाद इंडिया के गुब्बारे से हवा निकली और तनाव में कमी आई, क्योंकि इंडिया के पास बम तो था लेकिन वेपन डिलीवरी सिस्टम मौजूद नहीं था। ये वो डेटरेंस थी जिसका ख्वाब डॉक्टर ए क्यू खान ने देखा था और इसकी ताबीर के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर रखी थी। लेकिन इसके बदले में हमने अपने मोहसिन के साथ क्या किया? जब 1998 में एटमी धमाकों का वक्त आया तो डॉक्टर ए क्यू खान को नजरअंदाज कर दिया गया। फिर 2004 में आलमी दबाव पर जोहरी फैलाव का इतराफ जुर्म करवाया गया। हालांकि जिन 3 ममालिक को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का इल्जाम लगाया गया, इनमें ईरान NPT साइन कर चुका है, जिसकी जोहरी तंसीबात को IAEA बाकायदगी से मुआयना करता था और सर्टिफिकेट भी जारी करता रहा था, जबकि लीबिया से अब तक कुछ भी बरामद नहीं हो सका। जहां तक शुमाली कोरिया का ताल्लुक है तो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम और वेपन डिलीवरी सिस्टम में इसका किरदार जरूर है, लेकिन इस किरदार की बड़ी वजह नॉर्थ कोरिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी रही जो पाकिस्तान के पास नहीं थी। अगर शुमाली कोरिया से कोई ताउन हुआ भी है तो यह फैसला डॉक्टर ए क्यू खान की सतह पर नहीं हुआ होगा, क्योंकि मुल्की मुफाद के अलावा आज तक उनकी कोई मोटिवेशन सामने नहीं आई। अगर माली मुफाद के लिए डॉक्टर ए क्यू खान ने कुछ करना होता तो वो पाकिस्तान ही ना आते, और यही वजह थी कि अवामी सतह पर ए क्यू खान को आज भी वो मकाम हासिल है जो इन इल्जामात से पहले था। पाकिस्तानी कौम मुल्क की दिफा के लिए उनकी खिदमत हमेशा याद रखेगी। बहुत शुक्रिया।